अम्बेडकरवादियों की एक कमेटी हम अनाउंस करेंगे जो ये इंटरव्यू लेने वालों का पहले इंटरव्यू लेगी कि वो ईमानदार हैं या एनएफएस हैं। वो इंटरव्यू लेने के लिए एनएफएस तो नहीं है कहीं। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आज तक इंटरव्यू लिए हैं वो सब नॉट फाउंड सूटेबल होने चाहिए थे, यानी कि फाउंड भी नहीं होना चाहिए था, उन्हें नॉट सूटेबल करार दिया जाना चाहिए। जितने भी लोगों ने आज तक एक भी एनएफएस डिक्लेयर किया है, कानून ये है अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी हो जाती है तो उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त हो जाता है। मेरे पर भी एफआईआर थी तो मेरा भी पासपोर्ट जब्त हुआ था। मैंने कोर्ट से परमिशन लेके 1 साल का पासपोर्ट बनता है उसके बाद। अब ये जो धोखाधड़ी करके या तो पुलिस ने मिलके मिलीभगत से भेजा है या धोखाधड़ी करके गई है, तो ये एक और मुकदमा सविता रॉय के ऊपर लगेगा। अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं। भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे हम ताला लगाएंगे। हमारे बीच में दोनों नौजवान बैठे हैं, ये अब अगर फैसला कर रहे हैं ताला लगाने का तो हम सब लोगों को मान्य होगा ही, ताला लगेगा ही फिर यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। जय भीम साथियों, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे आंदोलन को नौकरी नहीं न्याय चाहिए के 126 दिन पूरे हो गए हैं। और जैसे कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए की मुहिम क्या है कि किसी का एहसान नहीं चाहिए। हमारे अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, हम इस लायक हैं कि हम अपनी नौकरी खुद ले सकते हैं, हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त को देखते देखते आज मेरे साथ मेरे राइट साइड पे प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल साहब हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिचय के मोहताज हैं। आप सब पूरा भारत जो भी जागरूक इंसान होगा वो प्रोफेसर रतनलाल साहब को जानता होगा। और मेरे दूसरी तरफ मेरे भाई मंजीत नोटियाल जी बैठे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कहा भी था कि इतनी लेट आए भाई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इनका बैनर भी और इनकी टीम भी, जब हमारा आंदोलन लगा था उसके 2-3 दिन के अंदर इनकी टीम ने हमारे साथ संपर्क किया। सिचुएशंस ऐसी थी, बीच में चुनाव थे, बहुत सारी चीजें थी, भाई टाइम बाय टाइम वीडियो कॉल के थ्रू मेरा हालचाल पूछते रहते थे, आंदोलन की सिचुएशन जानते रहते थे कि क्या चल रहा है, कि आप अकेले मत रहना, जिस समय भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ होऊंगा। और मेरी पूरे दल बल के साथ, पूरी संख्या के साथ, पूरी टीम के साथ मैं आपके पास आऊंगा। आप धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना। और वही चीज हुई कि अभी आपने देखा, हाल ही में मंजीत भाई हमारे पास आए थे और पूछा कि क्या सिचुएशन हो रही है, आगे की क्या है स्थिति, क्या करना है। 126 दिन हो गए, तो मतलब भाई की तरफ से लास्ट टाइम ही जब भाई आए थे तो ये कॉल था कि आज हम ताला लगा के जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई ने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बताया और ये चीज हमें समझाई कि अगर 100 उस दिन आई थिंक 120 दिन हुए थे और ये कहा कि लग रहा है कि 120 दिन हो गए, आपको गलत फैमिली डॉक्टर, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर कोई है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई है ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी हमारी है। तो यूनिवर्सिटी ऐसा लग रहा है वीरान पड़ी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी को ताला लगा देना चाहिए जब हमारी किसी को आवाज नहीं सुनाई दे रही। इसका मतलब अंदर लोग नहीं रहते। तो तब हमने स्ट्रैटेजी बनाई, तब हमने ये चीजें सोची कि क्या किया जाए ऐसा कि क्या सिचुएशंस रहेंगी कि अभी 126 दिन हो गए और 126 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया। और यही चीज प्रोफेसर साहब से भी जब डिस्कशन हुआ कि 126 दिन से चल रहे हैं हम अनडिफिटेड, एक दिन पे 1 इंच भी हमारे हौसले डगमगाए नहीं, हम डगमगाए नहीं, हम वैसे ही, हमारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन है कि हमें पता है कि जब अम्बेडकरवादी नीले झंडे की ताकत के नीचे यहाँ बैठ गए तो कुछ लेकर ही जाएंगे। लेकिन हमें ये एहसास हुआ आज कि अगर हमने इन्हें, अभी तक तो इन्होंने हमारा एक लेवल देखा है कि हम, हमारे हाथ, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, संविधान ने बांधे हैं पीसफुल तरीके से। एक ही हमारे पास विकल्प है, पीसफुल तरीके से अपनी एजुटेशन को करना और चुप करके अपनी मांग करते रहना, इनसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। लेकिन हमें नहीं लगा कि इन्होंने, हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन लगे थे यहाँ पे जो कि इन्होंने उठा लिए। डीन ऑफ कॉलेजेस खुद चल के आए उनकी मांगे सुनने के लिए, क्या मांगी थी, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के अंदर उनके आंदोलन हट गए। लेकिन अब हमारा जो आंदोलन, जो यहाँ पे 126 दिन से एक दलित महिला, साथियों इसके मैं पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के राही भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी ताकत की वजह से शायद हमारी आवाज जन जन तक पहुंची, आपने हमारी आवाज पहुंचाई और लोगों को बताया। और मुझे भी ये चीज का एहसास हुआ कि इस देश में महिला की कोई इज्जत पहले तो है नहीं, लेकिन अपने आप को देख के एहसास हुआ कि जो भी हमारे लीडर्स हैं
वो एक नहीं है, ये चीज हमने मान ली, लेकिन समाज ने ये चीज करके दिखा दी कि समाज एक है। समाज की वजह से ये 126 दिन अनडिफिटेड हौसले से हमने पूरे किए। और हमारे बीच में प्राचा साहब भी अभी आ चुके हैं। तो प्राचा साहब का भी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नेशनल कन्वीनर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट महमूद प्राचा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उनकी वजह से ये लड़ाई कानूनी रूप में भी और जमीनी रूप में भी मजबूत हुई। और मैं अब ये कहूंगी कि हम लोगों ने यूनानिमसली ये चीज डिसाइड की है। आप एक ही चीज सुनिएगा ध्यान से, और जितने भी लोग समझ रहे हैं, ये जो शख्सियत मेरे राइट साइड पे बैठी है, शायद ये लड़ाई लड़ने का जुनून और ये लड़ाई लड़ने का जज्बा और ये एक चीज मेरे दिमाग में आ गई कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर सविता रॉय, क्रिमिनल सविता रॉय मैं कहूंगी, वो भी एक प्रोफेसर है। आप सोचिए कि वो एक प्रोफेसर और ये एक प्रोफेसर, फर्क देखिए कि यही डीसीपी एक फर्जी, मेरे लिए वो एफआईआर फर्जी थी, मैं कोर्ट में मौजूद थी, धार्मिक भावनाएं आहत होगी, तो हमारी भावनाएं नहीं है। हम 126 दिन से बैठे, दलित की बेटी बेटी नहीं है, 126 दिन से हमारे समाज की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। और इनका केस, इनका प्रमोशन रोक दिया, इनको बाहर जाना था, बाहर जाना रोक दिया। अब सोचिए दो चीजें, और वहीं पे हमने चार्जशीट तक जमा करवा चुकी कर दी उस क्रिमिनल पे, और वो अभी तक कार्यरत है। और हम लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि अब हमने अल्टीमेटम दे दिया पूरी यूनिवर्सिटी को, सुन ले ये इनके आका, कि 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी, सविता रॉय को अरेस्ट नहीं किया, डॉक्टर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं दिया, जो उनका जो भी चीजें फॉलो करते हुए, तो ये याद रखें कि यूनिवर्सिटी के बाहर भाई भी बैठे हैं, भाई लास्ट टाइम भी अनाउंस किए थे, हम ताला लगाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर 15 दिन के अंदर। क्योंकि ताला लगाने का मतलब यह है कि हमारी तरफ से हमें यह पता चल चुका है कि हम तो बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठ के प्रदर्शन करें। हमें तो अब जाके पता चला कि अंदर ऑफिस में तो कोई है ही नहीं, वाइस चांसलर ऑफिस में कोई नहीं रहता, कुर्सियां खाली हैं, कोई नहीं है वहां पे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया है, और बाकी सभी साथी अपनी बात रखेंगे, प्राचा साहब भी बीच में, सब अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति होगी, क्या किया जाएगा। क्योंकि हमारे प्रोफेसर को तो जाने नहीं दिया बाहर, और वही सविता रॉय इस समय विदेश में घूम रही है, और वो किस आधार पर, वकील साहब बताएंगे, हमारे पास पूरा सबूत है। यूनिवर्सिटी के लोगों ने ही हमें सबूत भेजे हैं, उनके हमें सबूत भेजे और दिखाया है कि मैडम एक प्रोफेसर पे खाली, रतनलाल साहब पे खाली एफआईआर थी और उनका बाहर नहीं जाने दिया, उनको लेक्चर देने बाहर जाना था, और उस औरत पे चार्जशीट जमा है और वो भी विदेश में है। और पुलिस ने कैसे उन्हें भेजा, वीजा कैसे क्लियर हुआ, कैसे वो विदेश में बैठी है, ये यूनिवर्सिटी भी रिप्लाई देगी, ये पुलिस भी बताएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सर आप थोड़ी इस चीज पे लाइट रखें और बताएं कि ये क्या है। सभी साथियों को जय भीम। सारे देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं आज, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो ईमानदार नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे कभी भी, और जो ईमानदार हैं थोड़ी उनसे शायद आज कहीं फंसे होंगे, नहीं वो सभी नहीं, थोड़े और भी ईमानदार बाकी हैं, लेकिन वो आज आ रहे होंगे रास्ते में या कहीं और फंस गए होंगे आज, लेकिन जो बेईमान है वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। तो आप सभी ईमानदार पत्रकारों का देश के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर रितु ने और हमारे भाई मंजीत नौटियाल जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और डॉक्टर रितु भी हैं और प्रोफेसर रतनलाल भी हैं। ये दोनों चेहरे हमारे ऐसे हैं जो कि हम दोनों को छोड़ के इधर और इधर जो बैठे हैं, ये पूरे युवाओं में देश के क्रांति ला सकते हैं। तो ये दोनों को साथ बुलाने का और साथ आपके सामने जो बैठे हैं आज, ये मकसद यही था कि अब क्रांति का समय आ गया है, क्योंकि हम सब अम्बेडकरवादी हैं। पहले हर रास्ता अपना लेते हैं कि शायद हमारी कोई रिक्वेस्ट से बात सुन ले, शायद हमारी कोई लॉजिक से न्यायपूर्व बातें सुन ले, संविधान की सुन ले। नहीं सुनता तो फिर हम लोगों को, हमारे बीच में दोनों नौजवान बैठे हैं, ये अब अगर फैसला कर रहे हैं ताला लगाने का, तो हम सब लोगों को मान्य होगा ही, ताला लगेगा ही फिर यूनिवर्सिटी। नौजवानों का तो वैसे भी हम लोग मुखालफत नहीं कर सकते, अम्बेडकरवादी नौजवान इतने ताकतवर होते हैं, हम मुखालफत करेंगे तो हमारा भी कांड हो सकता है। तो इसलिए डर के मारे बिल्कुल मुखालफत नहीं की जाएगी इस बात की। और वैसे भी इन यूनिवर्सिटीज का फायदा क्या है, जहां पे लोगों को मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है,
जहां संविधान की मूलभूत भावनाओं को तोड़कर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि जो लोग अच्छे होंगे वो यहां बैठे होंगे और जो लोग करप्ट होंगे, जो लोग क्रिमिनल्स होंगे वो विदेशों में घूमेंगे। मैं पहले उसी बात पे आ जाता हूं, उसके बाद मैं बाकी बात बताना चाहूंगा कि कानून ये है अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी हो जाती है तो उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त हो जाता है। मेरे पर भी एफआईआर थी तो मेरा भी पासपोर्ट जब्त हुआ था, मैंने कोर्ट से परमिशन लेके 1 साल का पासपोर्ट बनता है उसके बाद। अब ये जो धोखाधड़ी करके या तो पुलिस ने मिलके मिलीभगत से भेजा या धोखाधड़ी करके गई है, तो ये एक और मुकदमा सविता रॉय के ऊपर लगेगा। और अगर वाइस चांसलर साहब ने या भारत सरकार के किसी अफसर ने इनको परमिशन दी होगी किसी ऑफिशियल मिशन पे जाने के लिए, तो वो दोनों भी इस 120B में यानी कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होकर जेल जाएंगे, रजिस्ट्रार साहब भी और वाइस चांसलर साहब भी। ये डिपेंड लेकिन इस बात पे करता है क्या वो कहीं किसी ऑफिशियल टूर पे परमिशन लेके तो गई हैं या नहीं गई। अगर करप्शन से बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो खर्च करने गई हैं कभी कहीं, तो वो एक अलग बात है, उसमें कम से कम ये धाराएं नहीं लगी। तो एक तो ये काम हम जरूर करेंगे, एक और केस इन लोगों के ऊपर दर्ज कराएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि 4 डिमांड्स हैं हमारी, जो यूनिवर्सिटीज में ही सबसे बड़े देश के और दुनिया के यूनिवर्सिटीज से रिवॉल्यूशन आए हैं। यूनिवर्सिटीज ही देश में क्रांति लाती हैं और आज देश में क्रांति लाने की जरूरत है और नौजवान तैयार हैं क्रांति लाने के लिए। तो 4 डिमांड्स हैं जिसपे 15 दिन का नोटिस भी है और 15 दिन के बाद क्योंकि एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे 18 तारीख तक, तो ताला लगा के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला और कुछ किसी को फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो 15 दिन बाद ताला लगेगा ही यहाँ पे 18 के बाद। 4 डिमांड्स हमारी ये हैं। पहली, 25,000 से कम 25,000 बैकलॉग की नौकरियां SC ST OBC की दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 पक्की प्रोफेसर्स की नौकरियां। 25,000 में तीसरी बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 25,000 नौकरियां बैकलॉग की जो क्रिएट हुई नहीं है, जो NFS कर करके 25,000 की जो एक्यूमुलेशन हुई है नौकरियों की प्रोफेसर्स की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की, वो एक टाइम बाउंड फैशन में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करके परमानेंट नौकरियां लगाई जाएंगी। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, देश की सारी यूनिवर्सिटीज में, मंजीत भाई बैठे हैं यहां पे, देश के सारी यूनिवर्सिटीज में तालाबंदी होगी। हर एक यूनिवर्सिटी की जो भी हजारों नौकरियां बैकलॉग के जरिए SC ST OBC और की हैं, उनको तुरंत लगाना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा टाइम बाउंड फैशन में। 3 महीने के अंदर अंदर ये सबको लेना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दूसरी मांग, अब जो इंटरव्यू होंगे NFS, एक तो जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनका पहले इंटरव्यू लेंगे। हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, उसमें रिटायर्ड जजों को भी रखेंगे जो अम्बेडकरवादी होंगे, और अम्बेडकरवादी किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। अम्बेडकरवादी इंटरव्यू जो सिलेक्शन कमेटीज बनेंगी उसके लिए हम एक तजवीज़ करेंगे, रिटायर्ड जो अम्बेडकरवादी जजेस हैं उनकी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी, एक अम्बेडकरवादियों की एक कमेटी हम अनाउंस करेंगे, जो ये इंटरव्यू लेने वालों का पहले इंटरव्यू लेगी कि वो ईमानदार हैं या NFS हैं। वो इंटरव्यू लेने के लिए NFS तो नहीं है कहीं। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने आज तक इंटरव्यू लिए हैं वो सब नॉट फाउंड सूटेबल होने चाहिए थे, यानी कि फाउंड भी नहीं होना चाहिए था, उन्हें नॉट सूटेबल करार दिया जाना चाहिए, जितने भी लोगों ने आज तक एक भी NFS डिक्लेयर किया है। तो अब जो बनेंगे आगे, और दूसरी उसमें यह होगा कि वीडियोग्राफी होगी हर एक इंटरव्यू, ये हमारी दूसरी डिमांड है। जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो हम लोग तय करेंगे एक कमेटी बना के कि ये सही है या गलत है, इंटरव्यू लेना इन्हें आता है नहीं आता, या ये किसी मानसिकता से ग्रसित है, बेईमान है, करप्ट है। और फिर इंटरव्यू होंगे, जो भी इंटरव्यू होंगे इन 25,000 नौकरियों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
और दूसरी भी यूनिवर्सिटीज में जो भी इंटरव्यूज होंगे वो वीडियोग्राफी के माध्यम से ही होंगे, ताकि पूरी दुनिया देख सके। कोई इंटरव्यू में चोरी थोड़ी होती है। जो भी होगा वो सबके सामने आना चाहिए, जनता को देखना चाहिए। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स हैं, जो बड़ी सीक्रेटिव होनी चाहिए थी, वो भी लाइव स्ट्रीम हो रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है। तो इंटरव्यू में भी ऐसा ही होना चाहिए, पता लगे ना किसने क्या बेईमानी की है। और उसके बाद एक ये EWS का आपने वो देखा होगा, दिल्ली में स्कूलों में, दूसरी जगह भी स्कूलों में 25% रिजर्वेशन होती है गरीब बच्चों की। 25% गरीबों की रिजर्वेशन अपनी संख्या के हिसाब से, यानी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 17% रिजर्वेशन होगी। इस 25% में से 25% का 17%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी जितनी संख्या है उसके हिसाब से इस 25% में रिजर्व होंगी। ये सभी शिक्षक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी शिक्षक संस्थानों में ये 25% रिजर्वेशन की हमारी प्रपोजल है। इसको अगर रतन लाल साहब और दूसरे लोग कहेंगे कि इसको बढ़ा के 50% करना चाहिए, तो ये अभी अमेंडमेंट हो भी सकती है। कि ये हमारी तीसरी डिमांड है। चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उसमें फ्री, सब कुछ फ्री, रहना सहना खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री होगा। रिजर्व होगी, लेकिन ये 25% हो। जो दिल्ली में जो, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से 25% की रिजर्वेशन आई है, इसीलिए मैं वो नजर में रहते हुए मैंने ये बात कही थी। लेकिन इस 25% में से संख्या के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी इस 25% में होगी, फ्री एजुकेशन में, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये तीसरी डिमांड है। और पहली डिमांड जो मैं सबसे आखिर में बता रहा हूं वो हम बता ही चुके हैं, डॉक्टर रितु ने बता दी थी, इसलिए मैंने नहीं बताई है। हमारे रजिस्ट्रार साहब गुप्ता साहब और ये हमारी प्रिंसिपल साहिबा को, दोनों को अरेस्ट करना चाहिए और इनसे ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन करके ये पूछना है कि ये जो 35 सिग्नेचर फोर्ज किए थे उन्होंने अपने किन शातिर बदमाशों से वो कराए थे। इसके लिए इनको अरेस्ट होना जरूरी है। ये 4 मांगों के साथ हम लोग ये आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसमें सपोर्ट भी करें और इसके हिसाब से ही अपना व्यक्तित्व, अपना जो आगे के जो कार्रवाई है वो मैं मंजीत नौटियाल जी से कहूंगा कि इसके बारे में वो अनाउंस करें कि किस किस यूनिवर्सिटी से शुरू करना चाहिए हमें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा नौटियाल साहब से, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनके संघर्ष की का चश्मदीद गवाह, जिनकी जेल के अंदर की कुर्बानियों के और जेल की बाहर की कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। तो ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इनके कंधों पे रखना सबसे सेफ कंधे रहेंगे। यही कि ये जिम्मेदारी जो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक तो डॉक्टर रितु साहब ने अपने आप को प्रूव कर ही दिया है, और दूसरा दोनों हमारे प्रूवन जनरल्स हैं जिनको अपनी विश्वसनीयता या अपनी बहादुरी, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव नहीं करनी है। तो दोनों बहादुर जनरल्स हमारे अपनी अपनी बहादुरी, ईमानदारी, अंबेडकर वाद के प्रति उनकी निष्ठा साबित कर चुके हैं। किसी भी कीमत पे ना डरने वाले, किसी भी कीमत पे ना झुकने वाले लोग हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा नौटियाल साहब से कि वो इस आंदोलन को किस प्रकार से आगे चलाना है उसके बारे में